स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। इच्छा मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सक्रिय इच्छा मृत्यु में किसी असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक सहायता या उपचार को बंद कर दिया जाता है। 2. भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पहली बार वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में माना कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सक्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप जैसे घातक इंजेक्शन देना शामिल होता है। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने हेतु आवश्यक जीवन रक्षक प्रणाली या उपचार को हटा लेना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है, न कि सक्रिय इच्छा मृत्यु। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पहली बार 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणा शानबाग मामले में मान्यता दी गई थी। न्यायालय ने कुछ स्थितियों के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, जो एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। इस फैसले ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया और इसके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। 2. भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। 3. संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। अतः कथन 1 सही है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। अतः कथन 2 सही है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1996 में रेकजाविक घोषणा द्वारा की गई थी। 2. डेनमार्क परिषद में ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स का प्रतिनिधित्व करता है। 3. भारत को वर्ष 2013 से परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओटावा घोषणा द्वारा 1996 में स्थापित आर्कटिक परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक राज्यों, स्वदेशी समुदायों और निवासियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। डेनमार्क परिषद में ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे आर्कटिक शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अतः कथन 2 सही है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन वर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो आर्कटिक अनुसंधान और नीतिगत पहलों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुकेश FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। 2. हरिका द्रोणावल्ली ने वर्ष 2019 से 20 में महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज जीती। 3. विश्वनाथन आनंद ने वर्ष 2003 और 2017 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुकेश FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने वित्त वर्ष 2000 से 2002 और वित्त वर्ष 2007 से 2013 तक यह खिताब अपने पास रखा था। उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने वर्ष 2013 में यह खिताब जीता था। अतः कथन 1 सही नहीं है। कोनेरू हम्पी ने 2019 से 20 में महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज जीती। उन्होंने वर्ष 2019 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी जीती। अतः कथन 2 सही नहीं है।
भारत के सबसे सफल शतरंज खिलाड़ियों में से एक विश्वनाथन आनंद ने वर्ष 2003 और 2017 दोनों में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती, जिससे उनकी असाधारण उपलब्धियों में और इजाफा हुआ। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डिजीज एक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डिजीज एक्स एक विशिष्ट जीनोटिक वायरस है जिसकी पहचान वर्ष 2014 से 2016 के पश्चिम अफ्रीकी इबोला महामारी के दौरान हुई थी। 2. डिजीज एक्स से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत वैश्विक निगरानी और महामारी संधि जैसे ढांचे आवश्यक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2018 में एक अज्ञात रोगजनक के लिए एक काल्पनिक शब्द जो वैश्विक महामारी को ट्रिगर करने में सक्षम है, जो उभरते रोगों को रोकने की तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह वर्ष 2014 से 16 पश्चिम अफ्रीकी इबोला महामारी के बाद उभरा। अतः कथन 1 सही नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक या प्रियन से उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ष 1940 से अब तक 300 से अधिक उभरती बीमारियां उभरी हैं, जिसमें 70% जीनोटिक बीमारियां शामिल हैं। शमन, त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया के लिए मजबूत निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां तथा CEPI जैसे प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक सहयोग, संसाधनों तक समान पहुंच तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रोगजनक सूची, महामारी संधि और नागोया प्रोटोकॉल जैसे ढांचे तैयारी के लिए आवश्यक हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेरिस समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया है और इसके तहत देशों को हर 5 वर्ष में अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. पेरिस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य वैश्विक उत्सर्जन प्राप्त करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेरिस समझौता यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है, जिसका अंगीकार वर्ष 2015 में किया गया था। इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया, जो जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु एक पूर्व समझौता था। पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को हर 5 वर्ष में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करना और उसे अद्यतन करना होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की महत्वाकांक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन का शमन करना और वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जीन थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जीन थेरेपी का उद्देश्य रोगों की कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री को संशोधित करके रोगों का इलाज करना है। 2. क्रिस्पर-Cas9 जैसी जीन संपादन तकनीकें आनुवांशिक सामग्री में सटीक संशोधन की अनुमति देती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीन थेरेपी एक मरीज के DNA यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में त्रुटि के स्रोत को ठीक करके आनुवांशिक रोगों का इलाज करने का एक तरीका है। अतः कथन 1 सही है। जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दोषपूर्ण जीन को जीन के स्वस्थ प्रतिलिपि से बदलना शामिल है, ताकि अंतर्निहित आनुवांशिक दोष को ठीक करके रोग की प्रगति को रोका जा सके। क्रिस्पर-Cas9 जैसी जीन संपादन तकनीकें आनुवांशिक सामग्री के सटीक संशोधन की अनुमति देती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है। 2. तटस्थ मौद्रिक नीति रुख MPC को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर ब्याज दरों को समायोजित करने में लचीलापन रखने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति रेपो दर निर्धारित करने हेतु MPC जिम्मेदार है।
अतः कथन एक सही है। तटस्थ मौद्रिक नीति रुख एमपीसी को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर ब्याज दरों को समायोजित करने में लचीलापन रखने की अनुमति देता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय सरकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शहरी स्थानीय सरकारों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया गया, जो वर्ष 1993 में लागू हुआ। 2. 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय सरकारों को संस्थागत और सशक्त बनाना था, 1 जून 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन ने नगर पालिकाओं और शहरी शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, अतः कथन 1 सही है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में भाग 9A जोड़ा, जिसमें विशेष रूप से शहरी स्थानीय सरकारों के लिए प्रावधान है। ये प्रावधान अनुच्छेद 243B से 243ZG में विस्तृत हैं और नगर पालिकाओं की संरचना और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यपाल को राज्य में मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार है। 2. राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल से संबंधित मामलों में क्षमादान देने का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, हटा या परिवर्तित कर सकता है। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति विशेष रूप से अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति में निहित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत कोर्ट मार्शल से जुड़े मामलों में क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, हालांकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं करता है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियां राज्य कानूनों के तहत अपराधों तक सीमित हैं और इसमें सैन्य कानून या कोर्ट मार्शल से संबंधित मामले शामिल नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्द्र भूमियां इकोटोन के रूप में कार्य करती हैं तथा स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। आर्द्र भूमि में आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी होती है तथा झीलों की तुलना में जलीय जैव विविधता सीमित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्द्र भूमि इकोटोन है जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमण क्षेत्र है, अतः कथन 1 सही है। आर्द्र भूमि आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वातावरण और तलछट से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अक्सर समाचारों में आने वाला शब्द डीप स्टेट का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? A. किसी देश के भीतर शक्तिशाली व्यक्तियों या संस्थाओं का एक छायादार नेटवर्क जो राज्य की नीति को प्रभावित या नियंत्रित करने के लिए निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। B. किसी देश द्वारा किसी अन्य देश की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में गुप्त रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनाई गई भू राजनीतिक रणनीति है। C. वैश्विक न्याय और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक भूमिगत नेटवर्क है। D. खुफिया एजेंसियों का एक गुप्त गठबंधन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करना है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।